नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर सक्सेस विद एक्सीलेंस पर। और हमने पिछली कक्षा में राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पढ़ा देखा। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी, बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। काफ़ी सारी वैकेंसी हैं इस बार, बहुत अच्छा मौका है आपके हाथ में। तो यहाँ पर आप बिल्कुल मत चूकिए, बिल्कुल मत छोड़िए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी अपूर्ण है तो ज़्यादा मेहनत करिए और अच्छे से जुटिए। और तैयारी पूर्ण लग रही है तब भी मेहनत करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अभी आपके पास बहुत समय है और काफ़ी अच्छी अच्छी वैकेंसीज आई हैं। SSCGL की वैकेंसी आ गई है, पेट की परीक्षा होने वाली है, वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है और साथ में अन्य परीक्षाएं जो अभी आगे आने वाली हैं। तो इन सब की अच्छी से तैयारी करते रहिए। और पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब ऐसे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वगैरह, ये हर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा रहे हैं। आपकी पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लासेस लगातार चल रही हैं, तेज़ी से आगे बढ़ते हुए। इस तेज़ी के साथ साथ हम सभी लोग इस बात का भी विशेष ध्यान रख रहे हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपका छूटे ना। परीक्षा में प्रश्न कहाँ कहाँ से बन सकते हैं वहाँ तक ले जाके आपको पढ़ाना, ताकि आप जो भी पढ़ें वहाँ से आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे और ना गलत हो। आप पढ़ रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो उस समय का आपको उस निवेश का रिटर्न जरूर प्राप्त हो। तो आगे बढ़ते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के टॉपिक पर। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ जी। श्री जगदीप धनखड़ जी, जो इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। 11 अगस्त 2022 से इन्होंने कार्यभार संभाला है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने श्री M वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात वरीयता में दूसरे नंबर पर आते हैं। उपराष्ट्रपति वरीयता क्रम में दूसरा सर्वोच्च पद है। प्रथम सर्वोच्च पद कौन से है? राष्ट्रपति का पद है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से प्रेरित है? किस संविधान से प्रेरित है उपराष्ट्रपति का पद? तो इसके प्रेरणा स्रोत है अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, ठीक है। अब उपराष्ट्रपति, जो संविधान में उपराष्ट्रपति के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। कार्य को 2 भागों में बांटा गया है। नोट कराते हैं आपको 2 भाग कौन कौन से हैं कार्य के इनके। तो पहला इनका यह है, जब कभी भी राष्ट्रपति के आकस्मिक निधन, त्यागपत्र या अपदस्थता के कारण, नोट कर लीजिए आप, आकस्मिक निधन, ठीक है, त्यागपत्र या अपदस्थता के कारण यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, किसका पद? राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तब ऐसी स्थिति में क्या होगा मित्रों? ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। ये पहला हुआ कार्य। दूसरा कार्य इनके द्वारा कौन सा किया जाता है वो आपको हम नोट करा देते हैं। दूसरा कार्य यह होता है कि अनुपस्थिति या अस्वस्थ होने के कारण या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति अपने कर्तव्य निर्वहन में यदि असमर्थ हैं तो उपराष्ट्रपति स्थानापन्न राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पर देखिए कार्यवाहक शब्द यूज़ किया गया है, ठीक है, और एक स्थानापन्न का शब्द का प्रयोग किया गया है संविधान में। जो 2 कार्य बताए गए हैं उपराष्ट्रपति के, नोट कर लीजिए आप भी। यह भी यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि स्थानापन्न रूप में किस रूप में कार्य करेंगे। आपको 4 ऑप्शन दे दिया, अनुपस्थिति, अस्वस्थता, आकस्मिक निधन, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको देश से बाहर जाने पर।
जो भी कार्य है। तो अब आप क्या बताएंगे, कौन सा सही करें या नन ऑफ द एबव दे दें? फिर अब तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्थानापन्न का कार्य क्या होता है और कार्यवाहक का काम क्या होता है। तो आप स्थितियाँ नोट कर लीजिए। अनुपस्थिति, अस्वस्थता या किसी अन्य कारण से। अब यह अन्य कारण कोई भी हो सकता है, ठीक है। किसी अन्य कारण से यदि राष्ट्रपति अपने कर्तव्य निर्वहन में है, नोट करते जाइएगा आप लोग, असमर्थ हों तो उपराष्ट्रपति कैसे कार्य करेंगे? स्थानापन्न राष्ट्रपति के रूप में, स्थानापन्न राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है दोनों का अंतर? ऑसम। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आते हैं आर्टिकल 63 पर। आर्टिकल 63 के अंतर्गत यह बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या कहा गया है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। दोस्तों, ये जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी जो भी एग्ज़ाम्स कराती है, यूपीएससी करा रही है, यूपी ट्रिपल एससी करा रही है एग्ज़ाम्स, तो इन सारे एग्ज़ाम्स में बहुत सी चीज़ें पॉलिटी के क्वेश्चंस में कॉमन होती हैं, कॉमन प्रैक्टिस होता है। ये सब अनुच्छेद बहुत भर भर के पूछते हैं, बहुत डीपली जाके, बहुत ही ऐसे अनुच्छेद पूछेंगे ना कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये अनुच्छेद तो ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन का है, पर उसका ये क्या अनुच्छेद है, अनुच्छेद का कारण क्या है। ये कभी कभी मिलाने के लिए बोल देते हैं, ABCD इधर दे दिए, काका का गंगा उधर दे दिए, 1 2 3 4 दे दिए, अब मिलाते रहिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, इतना ज़्यादा अनुच्छेद पूछे गए हैं, और 1 से 100 के बीच के इधर जो 150 से 151 के पहले वाले अनुच्छेद है, 1 से 151 के बीच में, यहाँ से तो क्वेश्चनों की भरमार रहेगी। आपको 70 से 75% अनुच्छेद इधर से ही पूछे गए हैं। तो अनुच्छेद आप बहुत अच्छे से तैयार करिए, जितने भी अनुच्छेद बताते हैं आप इनको एकदम याद कर डालिए, इनको कहीं नोट कर लीजिए अलग से। आपको इसीलिए पहले अनुच्छेद हमने सारे आपको याद करा दिए थे। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 बताता है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक है, ये समझ में आया? अब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, राष्ट्रपति के रूप स्थान पर कार्यवाहक या स्थानापन्न कार्य भी करने के लिए उनकी जो है योग्यता है, वो कार्य कर सकते हैं। तब इनका निर्वाचन भी किसी विशेष विधि से होगा। तो इनका निर्वाचन भी प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा होता है। और जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, या जो संसद के दोनों सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, इनका संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। और जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, इसमें संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचन ठीक उसी प्रकार किया जाता है जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा था। कैसे हो रहा था? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। हम तो आपको नोट करा देते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए जो निर्वाचन है वो आर्टिकल 65 के तहत दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 65। उपराष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन। ठीक है, यह कैसे होते हैं? या इनका भी एक निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल होता है। इनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य। का तात्पर्य यह है निर्वाचित, और जो मनोनीत होते हैं
दोनों सदस्य शामिल होते हैं। इनका निर्वाचन भी उसी प्रकार होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनका निर्वाचन की पद्धति आपको पता ही है। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता भी होगी। जो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता है वह भी अनुच्छेद 66 के तहत ही दी हुई है। माफ कीजिएगा, यह आर्टिकल 66 ही है। आर्टिकल 65 तो आपको पीछे बताया है। आर्टिकल 65 हुआ था जो उपराष्ट्रपति जो आकस्मिक रिक्तियाँ या अनुपस्थिति होगी उसमें कर्तव्यों का निर्वहन था, या कर्तव्यों का निर्वहन 65 के तहत था, आर्टिकल 65 के तहत। आर्टिकल 66 पे आते हैं। ये 66 था उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 66 में ये क्लॉज है, अनुच्छेद 66 3 इसको बोलते हैं। अनुच्छेद 66 का जो तीसरा क्लॉज है, इस तीसरे क्लॉज में आनुपातिक सही लिखा है नहीं, देखिए ये देखो थोड़ा सा पुरानी लिखा था। ठीक है, अनुच्छेद 66 3 में जो राष्ट्रपति पद के निर्वाचित होने के लिए अर्हता दी हुई है, निर्वाचन हेतु अर्हता, निर्वाचन हेतु अर्हता, जो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होते हैं उनके लिए अर्हता क्या है? भारत के नागरिक हों, आप रिजम्बल करिएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए अर्हताएँ क्या क्या साथ में आ रही हों। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी हो, अगली अर्हता क्या है इनके लिए? राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की और एक अन्य क्या है? लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब इसके बाद अनुच्छेद 66 के बाद आता है अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति अपने पद से 5 वर्ष की अवधि के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं, लेकिन कार्यकाल पूर्ण होने से पहले त्यागपत्र दे सकते हैं। या त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को संबोधित करके, राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकते हैं अपने पद से, या इन्हें हटाया जा सकता है। अब इन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है? पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, या दोनों सदनों में भी नहीं हटाया जा सकता है कि लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी शुरू कर दिया जाए। यहाँ क्या होता है? राज्यसभा के सदस्य पूर्ण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करते हैं। नोट कर लीजिए, राज्यसभा के सदस्य पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित करेंगे, और ये जब प्रस्ताव पारित करेंगे उसके बाद ये लोकसभा में जाएगा। लोकसभा से इनिशिएट कभी नहीं होगा, राज्यसभा से इनिशिएट होता है। फिर लोकसभा अगर पुष्टि कर दे, लोकसभा पुष्टि करेगा। ठीक है, लोकसभा पुष्टि करने के बाद उपराष्ट्रपति का पद उस दिन से खाली समझ लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी लाने के लिए, ऐसा कुछ भी प्रस्ताव लाने के लिए उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। ठीक है, 14 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। समझ गए? उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगता है, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी विवाद होता है, कुछ भी होता है, तो उसकी जांच उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती है, और उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, अब आते बात करते हैं उपराष्ट्रपति के शपथ की। तो जो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला रहे थे? अभी आपको हमने कल
पिछली कक्षा में पढ़ाया है, कल तो नहीं हुई थी, परसों हुई थी कक्षा। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी जगह अगर वह नहीं उपस्थित हैं तो जो भी उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। जबकि उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं इनको राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के समक्ष ये शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति द्वारा कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति अपने उसमें रखता है, ठीक है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दे उसके समक्ष ले जा सकती है, राष्ट्रपति के समक्ष, ठीक है। ये अपनी शपथ में क्या बोलते हैं, ये अपनी शपथ में बोलते हैं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूँगा, ठीक है। अब आगे आते हैं उपराष्ट्रपति की कार्य और उनकी शक्तियाँ। कार्य व शक्तियाँ, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है, उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, आपको बताया हमने, राज्यसभा के पदेन सभापति। पदेन सभापति हैं राज्यसभा के, जब सभापति हैं तो जो राज्यसभा की बैठक होगी उसकी अध्यक्षता करेंगे, उनकी कार्रवाइयों का संचालन करेंगे और उनकी शक्तियां और उस संदर्भ में जो राज्यसभा में बैठ रहे हैं तो उस संदर्भ में उनकी जितनी भी शक्तियां होंगी, जैसे एक लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति होती है एकदम वैसे ही उनकी भी शक्ति होगी, ठीक है। और राष्ट्रपति जब अनुपस्थित होते हैं या अन्य कारणों से रिक्त हों तो उसके पीछे में कार्य हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। अगर सदन में मत विभाजन होता है तो सदन में वो मतों की गणना करते हैं, ठीक है। और मतदान समाप्त अगर समान है तो निर्णायक मत देते हैं, ठीक है। राज्यसभा में निर्णायक मत दे सकते हैं। मान लीजिए कोई विधेयक है, चलो समझा देते हैं आपको। मान लीजिए कोई विधेयक है, उसमें मत हो गया तो राज्यसभा की जो मैक्सिमम संस्था है वो है 238 + 12 जो उसकी क्षमता है। मान लीजिए 200 सदस्य उपस्थित हैं, एक कोई प्रस्ताव आ गया, 100 सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में, 100 सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में, या तो ड्रॉ हो गया। अभी क्या होगा, जब बराबर हो गया तो जो निर्णायक मत होगा वह उपराष्ट्रपति महोदय का होगा, जो उस समय राज्यसभा के सभापति की हैसियत से कुर्सी पर बैठे हुए हैं। वह निर्णायक मत दे सकते हैं, पक्ष या विपक्ष में जिस तरफ मत देंगे प्रस्ताव पारित हो जाएगा, उसे बहुमत से पारित माना जाएगा, ठीक है। इनको जब ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं तो इनको राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। पर जब चाहे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो इनको राष्ट्रपति का वेतन मिलता है। लेकिन जब यह सभापति के रूप में कार्य करते हैं तब इनका जो वेतन होता है वह होता है 4 लाख रुपए प्रति माह। राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह मिलते हैं। लेकिन जब यह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो इनको राष्ट्रपति का पूरा मिलने लगता है, ठीक है। जो इनकी शपथ है या अनुच्छेद 69 में आती है, ठीक है। और अनुच्छेद 71 जो था, जो हमने आपको बताया कि जो इनके चुनाव होंगे उससे संबंधित जो भी मामला होगा वह अनुच्छेद 71 में आता है, ठीक है। चुनाव व उससे संबंधित मामले, ठीक है। ये हम उपराष्ट्रपति का टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रधानमंत्री के टॉपिक पर। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रधानमंत्री। तो आइए शुरू करते हैं नए पेज से बड़े अच्छे से। ठीक है, प्रधानमंत्री जो होते हैं, भारत में कैसी व्यवस्था अपनाई गई है, संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है। और संसदीय लोकतंत्र में जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित है। तो आप नोट कर लीजिए, कार्यपालिका शक्ति को कार्यकारी एग्जीक्यूटिव पावर भी बोलते हैं, ठीक है। या प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली
मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ठीक है, सही नोट कर लीजिए आप। और जो राष्ट्रपति होता है वह संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ठीक है, संविधान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व का स्पष्ट वर्णन दिया गया है। संविधान का जो अनुच्छेद 74(1) है, संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार क्या होता है, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष, जिसका नेतृत्व करता, जिसका प्रधान, आप जो भी बोल दें, इसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, और जो राष्ट्रपति होगा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया है। आर्टिकल 75 में इतना कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उनकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। नोट कर लीजिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति, और पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देंगे, फिर प्रधानमंत्री की सलाह से, फिर इनकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ठीक, एक और इसी में क्लॉज दिया गया है 75(2) करके। ये सारे क्लॉजेस के साथ इसीलिए आर्टिकल आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप ये मत समझिएगा इतने सारे क्लॉज क्यों बताए जा रहे हैं, सिर्फ आर्टिकल डायरेक्ट क्यों नहीं बताया जा रहा है, ये सब आप मत सोचिएगा, इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो आपको नहीं पढ़ाया जाता। तो अनुच्छेद 75(2) के तहत क्या कहा गया है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, ऐसा सिर्फ कहा गया है, ऐसा होता नहीं है, पद धारण करते हैं। ठीक, अब जो राष्ट्रपति द्वारा जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वह उनकी स्वविवेक की शक्ति के अंतर्गत नहीं आती है। अपने स्वयं के विवेक से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वह ऐसे किसी की भी नियुक्ति नहीं कर सकते। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में उसी व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा। यदि किसी दल विशेष को बहुमत नहीं मिलता है, ठीक है, उसको त्रिशंकु की स्थिति बोलते हैं, जब किसी दल विशेष को बहुमत ना मिले, 3 दल हो जाएं और बहुमत ना किसी का हो पाए, 50% से ऊपर ना हो पाए, बहुमत ना हो पाए, तो त्रिशंकु लोकसभा उसको बोलते हैं। ठीक है, त्रिशंकु लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा के जो सबसे बड़े दल होते हैं या गठबंधन के जो भी नेता होते हैं उनको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। उन्हें 1 महीने का समय देते हैं कि संसद के भीतर विश्वास मत हासिल करें, और राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं जो भी बहुमत दल के नेता हों या गठबंधन के नेता हों, लेकिन अगर वह लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं तब भी वह बन सकते हैं, परंतु उनके लिए आवश्यक है कि वह 6 माह तक ही बने रह सकते हैं। 6 माह के भीतर राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से कोई भी एक सदन उसकी सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी इसी प्रकार बने थे, उसके बाद उन्हें राज्यसभा में पद दिलाया गया था, उन्हें पद ग्रहण कराया गया था, वो सदस्य बने थे राज्यसभा के, तभी वो प्रधानमंत्री लगातार बन पाए थे। ठीक है, प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं, जाहिर सी बात है जो चुन रहे हैं वही शपथ दिलाएंगे, राष्ट्रपति महोदय ही शपथ दिलाते हैं। ठीक है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्रियों की लिस्ट आप एक बार देखिएगा, नज़र डालिएगा, उसमें ये देखिएगा कौन कौन जो राज्यसभा के भी सदस्य रहे और प्रधानमंत्री बने। ठीक, वर्तमान में
हमारे प्रधानमंत्री महोदय कौन है? सभी को पता है, नरेंद्र मोदी जी इस समय प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब प्रधानमंत्री की कुछ कार्य और शक्तियाँ होती हैं। तो प्रधानमंत्री का जो होता है वह कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, उसके प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, जो व्यापक शक्तियाँ उन्हें प्राप्त हैं। ठीक है, अनुच्छेद 74(1) के तहत इसमें कहा गया है कि वह मंत्रिपरिषद का नेता होता है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। आगे बढ़ते हैं, मंत्रिपरिषद की हम संरचना देखते हैं। इतने दिनों से मंत्रिपरिषद आपसे कर रहे हैं संसदीय व्यवस्थाएं। मंत्रिपरिषद की संरचना कैसी होती है आप यह भी पूछते होंगे, आप बहुत जगह देखते होंगे। ये तो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, ठीक है, ये कैबिनेट मंत्री हैं। तो आइए देखते हैं मंत्रिपरिषद की संरचना क्या क्या होती है। एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे, बहुत अच्छा समझ में आता है। चार्ट बनाइए या कुछ डायग्राम बना के सीखिए। मैं ज्योग्राफी वाले सर देखिए, इस समय पूरा मैप आपको बताते हैं। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बह रही है, नामचा पर्वत के पास से ब्रह्मपुत्र नदी पूरा मोड़दार मोड़ लेके असम के रास्ते में से प्रवेश कर रही है भारत में। गंगा नदी आगे जा बढ़ रही है और ये दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र ये जाके बांग्लादेश में जाके मिल जाती हैं और फिर कई धाराओं में बटकर एक, जैसे एक पंछी नहीं होता है, पंछी का जो पंजा होता है वह किसी गीली मिट्टी पे रखे तो कई सारी धाराएं बन जाती हैं, उसी प्रकार से या कई सारी धाराएं बना के वहाँ पे एक सुंदरवन का, बहुत सुंदरवन नाम भी है और सुंदर भी है, एक सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती हैं। बहुत ही अद्भुत भौगोलिक दृश्य आता है। ज्योग्राफी वाले सर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद की संरचना को हम देखते हैं। तो जो मंत्रिपरिषद की संरचना हमारी होगी, इसके अंतर्गत प्रमुख तो होंगे प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के अंदर में जो कार्य करते हैं वह 3 प्रकार के मंत्री रहेंगे। ठीक है, प्रथम प्रकार के जो मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट का अर्थ किचन से समझ लीजिए। जो सर्वाधिक शक्तिशाली होंगे प्रधानमंत्री का, सबसे महत्वपूर्ण विभाग इनके पास होंगे, महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी होगी, सबसे क्लोज होंगे प्रधानमंत्री की यही। ठीक है, फिर आते हैं राज्य मंत्री। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री के सलाहकार होते हैं, कैबिनेट मंत्री के सलाहकार सभी मंत्रिपरिषद में आते हैं। ठीक है, और फिर आते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। ये देखिए, जो सिर्फ राज्य मंत्री होते हैं इनके पास किसी भी विभाग का प्रभार नहीं होता है, इनके पास स्वतंत्र प्रभार विभाग होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या करते हैं, जो मंत्री होते हैं इनको मंत्रालय आवंटित करते हैं और उनमें फेरबदल भी कर सकते हैं। ठीक है, मंत्री को हटाना, मंत्री का चयन करना, इसके लिए जो सलाह है राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ही देते हैं। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करते हैं और उनके निर्णयों को प्रभावित भी करते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल, अभी आपसे बोला है कि जो मंत्री होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में या प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पे ही राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति उन्हें पदच्युत करते हैं। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण संगठन होते हैं जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद, नोट कर लीजिए आप, नीति आयोग जो पूर्व में योजना आयोग था। ठीक है, राष्ट्रीय एकता परिषद, इत्यादि जो भी कुछ महत्वपूर्ण है विभाग हैं, महत्वपूर्ण संगठन हैं, इनमें इनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इनके अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। ठीक है, और यदि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देते हैं तो संपूर्ण मंत्रिमंडल बर्खास्त हो सकता है। प्रधानमंत्री अगर सिर्फ अपने पद से त्यागपत्र देंगे तो समझ लीजिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दे दिया है। ठीक, अब जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है या ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है अनुच्छेद 74 और 75 के अंतर्गत। ठीक, अनुच्छेद 75 आपको बताया
हाँ, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति से जो गठित करेंगे। ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अच्छा, मंत्रिपरिषद की जो कुल संख्या है, मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या जो होगी या कितनी होगी, लोकसभा की कुल जो अधिकतम सदस्य हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री सहित हम बात कर रहे हैं, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% रखी गई है। ठीक है। यह निर्धारित की गई है 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 2003 में, याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक। अच्छा, यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद है, यहाँ सामुदायिक उत्तरदायित्व का व्यवस्था लागू होती है। सामुदायिक उत्तरदायित्व यह होता है कि जो सभी मंत्री होते हैं सरकार के सभी कार्य के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। मंत्रिमंडल का जो निर्णय है वो सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी हो जाते हैं। अगर कोई भी मंत्रिपरिषद के निर्णय से असहमत है तो उसे त्यागपत्र देना होगा, और यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो सारा मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगा। और अगर प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्यों से संतुष्ट नहीं है तो मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है या बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक। इसी तरह से कुछ मंत्रिमंडलीय समितियां हैं जिनको संविधान में नहीं जोड़ा गया है, संविधान में, मूल संविधान में नहीं दिया गया था, परंतु संविधान उत्तर उपबंधों के आधार पर समितियां डाली गई हैं, जिसमें एक है तदर्थ समिति और दूसरी है स्थायी समिति। एक है तदर्थ समिति और दूसरी है स्थायी समिति। ठीक है। तदर्थ समिति क्या है, ये जो है समय समय पर कोई विशेष, मान लीजिए समस्या आ जाती है तो उसको समस्या के समाधान के लिए कुछ मंत्रियों की एक तदर्थ समिति बना दी जाती है। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उनमें से कुछ की एक तदर्थ समिति बना दी जाती है, और जब उसका समाधान हो जाता है, उनका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, तब इस समिति को भंग कर दी जाती है, तदर्थ समिति। और एक स्थायी समिति होती है, इसका गठन हर साल किया जाता है, और इसमें जो मंत्रिमंडलीय समिति होते हैं मैक्सिमम केंद्रीय मंत्री ही सदस्य बनते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है। राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री, राज्य मंत्री होते हैं, ये भी बन सकते हैं। ये जो मंत्रिमंडलीय समितियां होती हैं इनकी अध्यक्षता मूल रूप से प्रधानमंत्री करते हैं, परंतु उनकी अनुपस्थिति में कभी कभी गृह मंत्री या वित्त मंत्री भी कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ वर्तमान में जो महत्वपूर्ण समितियां हैं और उनके प्रमुख हम आपको नोट करा देते हैं, इसके बाद आज की यह क्लास समाप्त हो जाएगी। तो नोट कर लीजिए आप। सबसे पहले एक समिति है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। मंत्रिमंडल की नियुक्ति, सही नहीं आ रहा है, यहाँ पे नोट कर लीजिए आप अच्छे से। अब मंत्रिमंडल की नियुक्ति हो रही है तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री महोदय अध्यक्ष होंगे, ये इनके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति होती है, इनके अध्यक्ष भी सेम एज इट इज प्रधानमंत्री होते हैं। एक होती है संसदीय मामलों की मंत्रिपरिषद समिति। इनके जो अध्यक्ष होते हैं यह होते हैं रक्षा मंत्री महोदय होते हैं। ठीक है। और आवास पर जो कैबिनेट समिति होती है या मंत्रिमंडलीय नहीं, कैबिनेट समिति होती है। ठीक है। कैबिनेट समिति, इसके अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री। ठीक है। साथ ही एक और होती है सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री महोदय होते हैं।
तो आज के साथ हम यह कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। कल से हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे, जिसका नाम है संसद। आपको लोकसभा और राज्यसभा के विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे। आप इसी प्रकार से अपनी क्लासेस करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और इस बार जो एग्ज़ाम्स आए हैं इनमें निकालना है, निकाल के मुझे बताना है कि सर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। मैं अपनी तरफ से जिसका एग्ज़ाम क्लियर होगा उसको, और जिसका नहीं होगा उसको भी पार्टी दूंगा, ठीक है। बस आप मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छे से जुट के सारे डिविएशंस, जितनी इधर उधर की बाधाएं आती हैं इनको छोड़ दीजिए, सारे सोच छोड़ दीजिए, उधर जाना छोड़ दीजिए, चुपचाप अपने आप को कैद कर लीजिए, कमरे में बैठ जाइए, स्वस्थ दिनचर्या का पालन करिए, स्वस्थ भोजन करिए, और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए। पढ़ाई और व्यायाम दोनों साथ में करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, धन्यवाद।